पी न्यूज़ देखने वाले सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, आदाब और गुड मॉर्निंग। आज की बात में हम एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के साथ दोबारा आपके सामने आए हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी मुद्दे के बारे में आज एक डिस्कशन हम यहाँ करेंगे, जो सभी लोगों से जिसका नाता है। मुद्दे पे आने से पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा जो आज हमारे साथ बैठे हैं, महफूज असलम साहब। महफूज असलम साहब वैसे तो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। पिछले लगातार 40 सालों से वो एजुकेशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक जो स्कूल, अगर हम बात करें कि वो जहाँ जहाँ रहे, सेंट पॉल्स दार्जिलिंग में रहे, उसके बाद जयपुरिया कानपुर में, और उसके बाद ऐसे 14 स्कूल हैं उन्होंने जो ज़ीरो से लेके उन्होंने ऊपर तक पहुंचाए। और उसमें एक स्कूल हमारे कश्मीर में भी है, डीपीएस बडगाम, जिसको उन्होंने 10 साल तक संभाला, और संभाला ही क्या कहेंगे कि उसको नर्चर किया शुरू से एक पौधे की तरह, और आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कूल है कश्मीर का। आजकल वो एक नए रोल में हैं। वो आजकल आईडीपीएस सोसाइटी के रीजनल डायरेक्टर हैं और आईडीपीएस के जो नए फ्रेंचाइजी स्कूल्स कश्मीर में खुल रहे हैं वो उनकी देखरेख कर रहे हैं। तो महफूज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। तो महफूज साहब, कैसे दिन गुजर रहे हैं अभी कोरोना में, क्योंकि अब 3 महीने से हम लोग बंद ही पड़े हुए हैं। क्या पूछते हैं मेरी बर्बादियों का हाल, थोड़ी सी खाक लेके हवा में उड़ा के देखिए। जी सर। सो एजुकेशन जो है, मुझे लगता है कि इस बीच में सबसे बड़ा सफर रहा, क्योंकि सभी कारोबार और सब चल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन कहीं ना कहीं बंद हो गई है। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बहुत कुछ सफिशेंट नहीं है, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई और बड़े सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि एजुकेशन को लेके। अगर हम बात करें कि आज जो मैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, वो एक नए ऑर्डर जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं असगर सामून साहब, उनका आया है पिछले महीने में, मई में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी जो स्कूल्स हैं वो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की जो किताबें हैं उनको बंद कर दिया गया है, और स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो सिर्फ 2 कॉपीज ही देंगे छोटी क्लासेस में। उसी तरह कुछ सब्सिक्वेंटली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ और इनके लिए भी कुछ नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स और बाकी भी जो बुक पब्लिशर्स हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के लेके, वो उससे बहुत परेशान हैं। अब इस एक तो वैसे ही हमारी एजुकेशन का जो बुरा हाल है आप देख रहे हैं, और उसमें अब ये वाला जो आया है और इससे जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, और हम एक ओवरऑल जो एजुकेशन का सिनेरियो देख रहे हैं। मैं सबसे पहले इस मुद्दे पे आने से पहले एक छोटा सा एक सवाल करना चाहूँगा कि आप 40 साल से इस लाइन में हैं। आप क्या मानते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम है इंडिया में, वो कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं? उसको अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो हम कहाँ पर हैं? जी शाहिद भाई, जो आपने बात की उसके मुख्तसर सा जवाब मैं ये देना चाहूँगा। जैसे शुरुआत में आपने जब बात की तो कहा कि आजकल एजुकेशन बंद है, तो मैं तो 2 लाइन में यही कहूँगा कि ये वो रोशनी है जो मंद नहीं होती, और तालीम तो अल्लाह की देन है, वो बंद नहीं होती। वो घर में चलती है, वो प्रकृति में चलती है, नेचर में चलती है। हाँ, स्कूल में आके वो थोड़ा फंस जाती है। जो आपने वर्ड यूज़ किया सिस्टम, सिस्टम, इंडिया का सिस्टम, जो अब सिस्टम कंपेयर कीजिए तो हर चीज़ का सिस्टम कंपेयर कर लीजिए। फिनलैंड का सुनने है आजकल के बहुत अच्छा है। देखिए, दूसरी चीज़ जो आपने कही कि बुक पे जो हुक्म आया है, उसमें साहब मैं जब छोटा था तो एक फिल्म मैंने देखी थी मुग़ल आज़म, उसमें गाने की लाइन याद आ जाती है, कभी सरकार आ जाती है तो कभी हम आ जाते हैं, तो कभी कोई और आ जाता है, तो कभी पेरेंट एसोसिएशन आ जाती है, तो कभी टीचर्स आ जाते हैं, तो कभी कोई आ जाता है। गरज ये कि वो जो छोटा दोस्त है मेरा, वो वहीं रह जाता है। मुग़ल आज़म के गाने की लाइन है, ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का होश नहीं और झनकार की बातें करते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो 4 हैं बेसिकली। स्कूलिंग में, मुझे स्कूलिंग से ही मतलब रहा है।
पेरेंट, बच्चा, टीचर, पेरेंट और मैनेजमेंट, ये 4 लोग हैं। ये सभी जहाँ तक है बड़ी ईमानदारी से चाहते हैं कि वो जो छोटा बच्चा है या जो तालीम याफ्ता स्टूडेंट्स हैं उनका भलाई होता रहे। उसमें थोड़ा सा पैसे का भी लेन देन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें उतना वक्त नहीं है कि उस पर बात करें। लेकिन हाँ, जो आपने किताब की बात की, उसमें जब किताब ही क्यों, फिर स्कूल की बहुत सारी चीज़ें, जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, ये 4 मेन स्टेक होल्डर्स हैं और फिर दर्जनों बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, और सभी का मिला जुला जो रूप होता है वो एक अच्छा स्कूल, अच्छा इंस्टीट्यूट बनता है, जिसको आप कह देते हैं। आप जब उस स्कूल की तरफ देखते हैं कहते हैं ये तो बहुत अच्छी एजुकेशन है, और यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी। तो एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कंपेयर किया जाए। एजुकेशन गाय का दूध है, किसी का अच्छा कभी मिल जाता है तो कभी, लेकिन दूध दूध है जी। पर इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जानना चाह रहा था, और जो इस ऑर्डर के बाद जो एक डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है, जो मैं खुद पर्सनली चाहता था जो होनी चाहिए थी कई सालों से, जो नहीं हो रही थी, जी, जी। और मैं बहुत खुश हूं कि इस ऑर्डर के बाद एटलीस्ट वो डिबेट शुरू हो गई है कि पढ़ाई हम किस लिए करा रहे हैं। वो वाई जो एजुकेशन से गायब था, कि सिर्फ डिग्री पर डिग्री बांटते रहें या नॉलेज भी कहीं से ढूंढें। आपको क्या लग रहा है कि जो हमारी प्रेजेंट सिस्टम है, जो भी चल रहा है फिलहाल, उसमें नॉलेज पे कितना ध्यान है, या सारा ध्यान एग्जाम पे है? और वो सभी स्टेक होल्डर्स की बात करूंगा, पेरेंट्स की, टीचर्स की और मैनेजमेंट की। क्या आपको नहीं लगता ये सब लोगों का ध्यान एक ही तरफ है, वो है मार्क्स? और जब इन तीनों का ध्यान मार्क्स की तरफ होता है तो बच्चे को भी बेचारे को मजबूर होके मार्क्स के पीछे ही भागना पड़ता है, और वो नॉलेज कहीं ना कहीं छूट जाती है। आप ठीक कह रहे हैं कि सैकड़ों या हजारों साल से एजुकेशन इंडिया में जो चलती आई, वो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने एंटर किया एजुकेशन वर्ल्ड में 1974-75 में। मैं स्टूडेंट लाइफ से निकल के टीचरी में आ गया, पढ़ाने लगा। तो जिस हिसाब से इतना इंटरफेरेंस नहीं था, स्कूल को चलाने वाले अपने हिसाब से चलाते थे, और बहुत मज़ेदार वक्त भी होता था, बच्चों के पास खेलने का भी वक्त होता था। आप भी और मैं भी स्कूल से आने के बाद फुटबॉल खेलने लगते थे और शाम तक, और कोई माँ बाप बहुत ज़्यादा पर नहीं करते थे, पढ़ो नहीं होता था, और हम लोग की ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी। हम लोग दौड़ते भी थे और बहुत सारी चीज़ों में चल। अब आजकल क्या हुआ है कि कुछ दुनिया तेज़ी से भागी और कुछ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई। अब टेक्नोलॉजी देखिए, आजकल जो कोरोना ने क्या दे दिया कि वो घर में बैठ के डिजिटल, उसमें मैं 2 लाइनें अपनी कहना चाहूँगा कि वो ख़तो किताबत के वो तमाम तरीके सीडी और फाइल हो गए हैं, और जो ख़त लाते थे मोहब्बत के कबूतर, वो सब कमबख्त मोबाइल हो गए। तो टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को, हमें, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ना लग जाए, या कोई सरकारी आदेश ना लग जाए, या कोई भी ऐसी चीज़। देखिए, मुख्तसर सी बात यह है कि वो जो बच्चा है पढ़ने वाला, ही शुड और शी शुड नॉट फील अनईजी, बस वही। बट अगर असल में तो देखा जाए तो यही एक अनईजीनेस जो है हर तरफ है, तो उसका जिम्मेदारी आप पर, मेरे ऊपर है, और ये देखने वालों पे, हमारी बात सुनने वालों पे, कि माँ बाप के ऊपर है, वो हम टीचरों के ऊपर है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है, और वो जो सरकारी दफ्तर में बैठे हैं, जो बड़े साहब बैठे हैं, जिनके आदेश निकल जाते हैं, उन सब के ऊपर मिले जुले। तो एक जो मैं इग्नोरेंट है, वो सब जानते हैं, लेकिन सब मिल जाए, सब बातें करने लगे जैसे ये बात हो रही, तो तब बच्चे को नुकसान नहीं होगा। बातों की तो ये प्रॉब्लम है कि देखिए, जो भी ऑर्डर आते हैं वो हमेशा आर्बिट्रेरी आते हैं, मतलब बिना पूछे ही मैंने देखा है कि आमतौर पे आ जाते हैं, चाहे वो स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो। लेकिन जो एक चीज़ में जो इम्पोर्टेंट पूछा था कि हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, आपसे ये पर्सनली ये जानना चाहूँगा कि हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि ये इस सवाल का जवाब मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल नहीं रहा है। नहीं, इसका सवाल बड़ा आसान सा है, और अगर इसको ना देखे कोई तो बात दूसरी दीगर है, लेकिन अगर कोई देखे और जो थोड़ा बहुत क्लास में ब्लैक बोर्ड पे काम करता रहा है और बच्चों के साथ खेल के बड़ा होता रहा है, उसके लिए ये समझना बहुत आसान है कि हम बच्चों को, सब स्कूलों में नहीं लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में, पेरेंट भी, कि भाई वही जो आपने कहा मार्क्स की बात, वो इसलिए पढ़ाते कि यार ये पढ़ के काम मिल जाए, इसको नौकरी मिल जाए, या ये किसी कुर्सी पे बैठ पर जाए। इसमें मैं एक चीज इंटरजेक्शन डालना चाहूंगा कि इंडस्ट्री कहती है कि 97% ऑफ ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, चाहे वो बीटेक से निकल रहे हैं, एमबीए से निकल रहे हैं। मतलब ये जो एजुकेशन है 97% टाइम जिस वाई के लिए शुरू हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, और मैं उसी पे आना चाहता था कि आज सिर्फ पढ़ाई हो रही है कि बाद में किसी को नौकरी मिल जाए, लेकिन इंडस्ट्री कहती है कि 97% ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयबल।
Yeah, तो you are अब right. अब आप बताइए Education कि is not making people enjoy the life. Yeah. Education, मैं भी उसी का हिस्सा रहा हूँ, उसी फैक्ट्री नुमा एजुकेशन का हिस्सा रहा हूँ जिसको आप बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बस एजुकेशन क्या है, वो ज्ञान आ जाए, किताब से आ जाए या टीचर से आ जाए या कहीं से भी आ जाए, लेकिन वो आ जाए। और आजकल वो मोबाइल से आ जाए और सीडी से आ जाए और वो डिजिटलाइज्ड लेसन से आ जाए, लेकिन वो बस ज्ञान आ जाए और उसका अल्टीमेट नतीजा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास हो जाए या नीट पास हो जाए। यानी कि बच्चा किसी तरीके से जब निकले कॉलेज से तो वो कहीं ना कहीं फिट हो जाए। पर उसमें तो लेकिन ऐसा हो नहीं। उसमें तो एक ही चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे मैं खुद भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग कराता रहा हूँ, और मैंने ये पाया कि बच्चा जो है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म करके उसको उसके भी अपने बेसिक्स भी मालूम नहीं है, और हो क्या रहा है कि फाइनली वो लोग हर नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं। अब एक सिविल इंजीनियर है, वो बैंक की नौकरी के लिए भी जा रहा है या वो किसी और नौकरी जो उसके फील्ड मैं से आपसे सॉरी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अच्छी मेरी एजुकेशन ये कहती है कि आप भी सवाल पूछिए। जी जी क्योंकि मैं बच्चा हूं और मैं सवाल पूछता हूं। जी, जी। क्लास में हर अच्छे बच्चे को सवाल पूछना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जनाब आप ये बातें कर रहे हैं कि ये एजुकेशन इस किस्म की हो गई, उस किस्म की, उसकी वजह से आपके दिमाग में इतने सवाल उठ रहे हैं, तो मेरा सवाल का जवाब आप दीजिए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसी ऐसी एजुकेशन क्यों हो गई, आप क्या समझते हैं आपके हिसाब से? मैं सुनूंगा, आप बताएं। शाहिद साहब, ये जो आप बार बार एजुकेशन की क्या लेवल है, एजुकेशन अच्छी है कि ख़राब है, ये जो पूछ रहे हैं, तो मैं तो हमेशा से अपने को स्टूडेंट ही समझता हूँ और मरते दम तक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि नेचर कहता है यू आर अ स्टूडेंट। टीचर तो माँ है या नेचर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ट्रेन करते रहे हैं ये जवान बच्चों को, और आप बड़े कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग करते हैं जाके, और इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं वैली के अंदर, इतने साल से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। आप मुझे जवाब दीजिए ताकि मैं सीख सकूं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टूडेंट जो है वो स्कूल से निकलने के बाद 9वीं 10वीं तक उसे पता ही नहीं होता क्या करे क्या जाए, फिर वो काउंसलर के पास भागता है, पेरेंट उसको बता, अगर डॉक्टर है तो कहता है डॉक्टर ही बन जाओ, मैं टीचर हूँ तो अपने बेटे को टीचर ही बनाने शुरू कर देता हूँ, या फिर डॉक्टर या इंजीनियर, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा। अगर अपने बेटे या बेटी से कह देता कि तुम स्कल्पचरर बन जाओ, तो हो सकता है कि मेरे घर में ही मेरा ऑपोजिशन हो जाता। तो इस तरह का जो माहौल है बच्चों में, उन्हें 9th-10th में गाइडेंस नहीं मिलती, और फिर वो कॉमर्स की स्ट्रीम में ज़्यादा हो गए, या दोस्त उस तरफ हो गए तो उधर ही चल पड़े, या मेडिकल में चल दिए। आप ट्रेन कर रहे हैं, आप ज़्यादा बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, जवान बच्चों के साथ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ऐसा क्यों है? ऐसा आप बताइए कि मैं जो स्कूलिंग दे रहा हूँ उसमें क्या करूँ? जी, इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बच्चे नहीं है, वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है पेरेंट्स। देखिए हमारे पेरेंट्स कहते हैं टीचर्स, ठीक नहीं, मैं इसमें आपको समझाता हूँ कि कैसे। पेरेंट्स जो हमारे हैं, वो जब आज पेरेंट्स बन रहे हैं, दे आर अनट्रेन्ड पेरेंट्स। उनको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में या बच्चे के बारे में जो आप बोल रहे थे कि उनको कुछ भी मालूम उस बारे में नहीं है। अगर आप देखेंगे कि आप अपने एक बाग के लिए अगर माली लाएंगे, तो क्या अनट्रेन्ड माली लाएंगे? क्या अगर आपने अपना फोन भी ठीक कराना है या छोटी सी चीज भी ठीक करानी है, क्या आप किसी भी अनट्रेन्ड आदमी के हाथ में देंगे? नहीं, फोन तो कभी नहीं देंगे। लेकिन हम बच्चा किसके हाथ में होता है? अनट्रेन्ड अनट्रेन्ड पेरेंट्स के हाथ में, जिनको कुछ नहीं मालूम कि नहीं। ये सारे पेरेंट्स के बारे में तो नहीं सारे, आप देखिए एक्सेप्शंस हैं, हाँ जी, बट जनरली हमारे यहाँ कोई पेरेंट बनने से पहले कोई कोर्स तो नहीं है ना, कि भाई अब मेरे यहाँ बच्चा आ रहा है, मुझे अब ट्रेन होना है कि मुझे इस बच्चे को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि बच्चे को हैंडलिंग करना एक अपने आप में, आप सोचिए आप फोन अपना किसी को नहीं देते, एक तो ये जानदार बच्चा जिससे आप इतना प्यार करते हैं, और वो अनट्रेन। और ये अनट्रेनिंग क्यों शुरू हो गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा है हमारी फैमिली स्ट्रक्चर का टूटना। पहले घर में हमेशा बुजुर्ग हुआ करते थे, अब जब से न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, तो क्या हो रहा है कि पहले जो आपके दादा दादी, नाना नानी, वो एक ट्रेंड होते थे, उन्होंने एक पूरी जिंदगी देखी होती थी, और वो अपने बच्चों को ट्रेन करते थे। ज्यादातर फैमिलीज में अब न्यूक्लियर हो गए हैं, जहां जॉइंट भी हैं, वहां सीनियर्स की बातें नहीं सुनते, उनको सोचते हैं कि वो पुराने जनरेशन की गए गुजरी बातें हैं, इनसे क्या पूछेंगे, इनसे क्या पूछेंगे, प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि वो उनसे बात ही नहीं करते। तो ये जो अनट्रेन्ड पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चे पे, जिस तरह से आपने कहा, अपने सारे ख्वाब जो है वो उस पर डालना चाहते हैं, और वो बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसके बाकी जो स्किल सेट्स हैं, उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते, और रखते भी हैं तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हमारे स्कूलिंग का एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं करूंगा, टीचर्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि टीचर्स की अगेन ये प्रॉब्लम है कि वो ट्रेनिंग जो सारी रखी हुई है, उसमें एक गवर्नमेंट का भी एक रोल आ जाता है, वो किसी, मैं कहूँगा भी किसी काम की नहीं है।
अब स्कूल्स का क्या है, स्कूल्स को जब स्कूल्स इसमें आप सारे स्कूल को एक ही नहीं, एक तरह से नहीं, समझिए? बट वो ज्यादातर की प्रॉब्लम ज्यादा। यही है। अब ज्यादातर स्कूल्स दो लोग चलाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। या तो आज हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन स्कूल चला रहे हैं जो खुद स्कूल में आके कभी नहीं बैठते हैं, वो एक ही चीज के ऊपर फोकस रखते हैं कि प्रॉफिट कैसे हो। तो कई बार जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है, प्रिंसिपल बैठा होता है, उसके वो अपनी मर्जी का कर भी नहीं पाता। और होता क्या है कि जो मैनेजमेंट है, जो वो उसका एक ही काम है कि प्रॉफिट, क्योंकि वो स्कूल उसने प्रॉफिट के लिए खोला है, उसका मिशन ही गलत है। बहुत ही लेकिन सॉरी फॉर जी। कटिंग यू, जो एक्सेप्शनल स्कूल्स हैं वो आपकी इस बात सुन के बहुत मेरी तरह एकदम पर वो एक्सेप्शनल है ना, प्रॉब्लम हाँ, यही है। नहीं, बहुत सारे ऐसे मालिकान भी हैं, बहुत सारे ऐसे जी। टीचर भी अब हैं, बहुत सारे अब जो ऐसे हैं जी, वो बहुत ही कम है। हाँ, ये मैं मानता हूँ ठीक कि है, बहुत कम। अब बहुत कम भी हैं। दूसरा, उनको फिर मार्केट फोर्सेस से लड़ना ही पड़ता है। जी जी, ठीक है। Competition। दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे कि जो चीजें होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो उतनी फोर्सफुली नहीं बोलते, बल्कि वो भी इसी भाव में बह गए हैं। जैसे आपने खुद कहा कि किताबें पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब बढ़ गई। इन्हीं स्कूल्स ने सबको बढ़ा दिया। जब ये बढ़ रही थी तो इनको बोलना चाहिए था कि नहीं बढ़ाओ, पर इन्होंने रोका नहीं। तो बहुत हद तक हमारे स्कूल्स जो हैं और पेरेंट्स, प्रॉब्लम पता है क्या है, जो सभी ये जो पेरेंट्स और टीचर्स और मैनेजमेंट, ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन इसका फाइनली जुल्म किस पे होता बच्चे है? पे। बच्चे पे, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या करना है। तो अभी भी जैसे अभी मैं इस जो डिसीजन की जो आज हम बात कर रहे थे कि ये डिसीजन ले लिया गया है, अब ये डिसीजन अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे देखूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर इसमें अभी कुछ पेचीदगियों की, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे आपको क्या लगता है कि जैसे अभी ये बिना किताब के पढ़ाई की जा सकती है कि नहीं? मुश्किल क्योंकि हो जाएगा। बहुत लोगों का ये खास सवाल करके है। टीचर अभी ट्रेन नहीं है, कोई बहुत सारे ऐसे टीचर नहीं पाए जाएंगे जो स्पॉन्टेनियसली बहुत कुछ सोच के इमेजिन करके, उसके लिए एक खास किस्म की ट्रेनिंग चाहिए होती है। आज आप हैं या मैं हूं जिसको 40 या 45 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे अगर आप छोड़ देंगे तो मैं बड़े आसानी से पुराने सोचे हुए लेसन्स या उनको इमेजिनेशन को जोड़ के या जो कहीं सुनी किताबों से सी बातें हैं, सुनी हुई बातें, जो क्योंकि इल्म जो है, इल्म इज़ जस्ट नॉट किताब का ज्ञान या सुनी हुई बात। इल्म इज़ सुनी पढ़ी लिखी ये सारी इंफॉर्मेशन प्लस अक्ल और फिर एक्सपीरियंस, ये सब जब तीन जी, चीज़ें जी। जुड़ जाती है तब इल्म होता है। वही पेरेंट की एक अपेक्षा है, वही उम्मीद है पेरेंट की कि मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा तो ये इल्म लेके हासिल। लेकिन इल्म जो है वो सिर्फ स्कूल की दीवारों तक महदूद नहीं है। आजकल स्कूल नहीं है तो क्या घर में बच्चा इल्म नहीं हासिल कर रहा है? कर रहा है, लेकिन जो घर में नहीं मिल रहा है वो स्कूल में मिलता है। यानी कि ये सब चीज़ें एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं। जैसे आपने जो कहा किताब पे, मैं वापस आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर है वो किताब को हटा लेना, उन्होंने ये सोच के पुराने एक्सपीरियंसेस से और एजुकेशन से सुन के कि बहुत बर्डन है, इस वजह से किताबें कम कर, बिल्कुल कम कर दी जाए। बर्डन भी है। मैं आपको बताता हूँ, एक स्कूल जो मेरी ज़िंदगी से गुजरा, वहाँ पे 16 से 17 किताबें नर्सरी में लगा दी गई थी। जी, जी। तो आप सोचिए, वो तो अच्छा, वो फिर जुल्म बाद में है। जब पता किया तो पता चला कि वो साहब, वो बुक सेलर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने लिस्ट बनाई। तो इस तरीके से जो जहाँ मनी एंगल आ जाता है वहाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं बड़े बोल तो ना बोलूँ, लेकिन मैं जब जिंदगी में पहली दफ़ा वाइस प्रिंसिपल बना तो मैंने बुक लिस्ट को काट के सिर्फ 5 या 6 किताबें कर दी। उसमें फिर वो जो यूनिवर्सल बुक स्टॉल था कानपुर में, उसके वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए, महफूज साहब हमसे दुश्मनी है क्या? मैंने कहा नहीं, बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत। तो खैर, ये किताब का जो एंगल है, आपकी बात सही है कि आर्बिट्रेरी नहीं लेना चाहिए जब तक कि ट्रेनिंग ना हो जाए टीचरों की। और आपको मैं अभी बताऊं, कल का जो अखबार है, परसों का या कल का, 12 तारीख का, उसमें यही कश्मीर के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, उन्होंने उसमें लिखा, मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ लेकिन हमारी नज़र से देखिए वो कितने बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। विजय दर साहब, जिनका डीपीएस पंथा चौक चलता है, उनका एक पूरा पेज आया है और वो पढ़ने लायक है। उसमें उन्होंने बताया है कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्कूलिंग शुरू हुई। उन्होंने लिखा है एजुकेशन इन जेके, उसका टॉपिक ये एजुकेशन। जब उसमें उन्होंने इसी बात पे बात बताई है कि सरकार जब आदेश निकाल देती है कि जब अभी मैं पिछले 5 साल से 4 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये फीस बढ़ रही है घट रही है। देखिए, फीस का जो मुद्दा है वो बड़ा सिंपल है, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, मैनेजमेंट को समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए, और हम टीचर तो जानते ही हैं कि जो जिस लेवल, देखिए कोई भी हमारे ज़माने में ट्रांजिस्टर हुआ करता था,
तो एक फिलिप्स का ट्रांजिस्टर आप खरीदने जाएंगे और एक बहुत असेंबल्ड छोटा सा, तो उसके कॉस्ट में तो फर्क होगा। इसी तरीके से यही मालिकों का कहना है, जो आप कहते हैं ना कि मालिक लोग प्रॉफिट बनाते हैं, नहीं, अगर वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी वाला स्कूल खड़ा कर रहे हैं और एक बिल्डिंग की ही लागत करोड़ों में है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि, या जिनके 300 या 250 टीचर जहां पर काम करते हैं प्लस और बहुत से लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाह, देखिए क्या होता है, मुश्किल और समस्या वहां होती है जब सेल्फिश एंगल आया। किताब वाला जब सेल्फिश एंगल आप लगाता है तो बहुत सारी, सरकार अगर बहुत सेल्फिश एंगल से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो मुश्किल हो जाता है। मैनेजमेंट अगर सेल्फिश एंगल से कुछ करता है, घूम फिर के बिजली गिरती है बच्चों पे। पर इसमें एक चीज बोल रहा था, जैसे अभी कई स्कूल्स या पब्लिशर्स या ये सब जो हैं इस पे सवाल उठा रहे हैं या कर रहे हैं, जैसे आपने दर साहब के आर्टिकल की बात की, मैंने भी उस पर गौर किया था। पर मुझे एक बात बताइए कि क्या होता है कि जब कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी जो एक इंस्टीट्यूशन या कहें, जब वो खुद सेल्फ करेक्शन नहीं करते हैं तो तभी होता है। आपको लगता नहीं है कि सेल्फ करेक्शन की जिम्मेदारी नहीं है, सबको मिलकर देखिए, चोट लगती है और चोट का नाम आजकल है, इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, चोट का नाम है आजकल कोरोना। चोट लगी है तो सब जागे हैं। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि नहीं जाग रहे हैं, सब जागे हुए हैं। नहीं, मैं इसमें जैसे हमारे आपकी बातचीत से अभी थोड़े से और जाग जाएंगे, फिर जो पेरेंट जाएगा लड़ने के फीस हम नहीं देंगे तो वो सोचेगा नहीं भाई, वो मास्टर महफूज बैठा हुआ और शायद साहब कह रहे थे कि दे दो, कम से कम ये भूख मेरी भी मिटेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का आपको पता है, प्राइवेट जम्मू कश्मीर में सब बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। और अगर मेरा ये जो आपकी जो बातचीत चल रही है, अगर जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल के टीचर तक जाएगी, वो कहेंगे असलम सर गुड बॉय, यू हैव रेज्ड योर आवर इशू। 3 महीने से जो टॉप स्कूल 4-5 चल रहे हैं उनको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उनके मैनेजमेंट से पूछिए, उनके दिल से पूछिए किस तरीके से मुश्किल से वो इधर से उधर से जमा। मैं मैनेजमेंट का हिस्सा भी रहा हूं सर, मैंने 14 स्कूल बनाए। तो रेवेन्यू और फाइनेंस की क्या रिलेशनशिप है? वो पेरेंट जो है वो एक तरफा कह देता है नहीं ये करोड़ों कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि करोड़ों कमाते, जो करोड़ों आता है वो बिल्डिंग में लग जाता है, वो फीस से जो पैसा आता है वो बढ़ता है, हाँ थोड़ा सा बचता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉफिट्स में वो दिन गए हुजूर, सन 74, 75, 80 के 90 के, जब स्कूल के लोग बहुत पैसा बनाते थे। आज आप मैं तो स्कूल बनाए, मैंने 14 स्कूल बनाए, आज आप बना के दिखा दीजिए और रेवेन्यू कैसे, एक टकराव होता है। तो पेरेंट का ये सोचना कि स्कूल बहुत पैसा बनाते हैं गलत है, और मैनेजमेंट का ये सोचना कि पेरेंट्स पे पैसे बढ़ा बढ़ा के कमा लो, वो भी गलत है। किताब वाले के जैसे मैंने कहा कि चलो 16 किताब लगा के पैसे बना लो, वो भी गलत है। बच्चा अगर बच्चा बन जाऊंगा, और आपने जो कहा नर्सरी LKG UG का, तो मैं अब तोतली आवाज में ये कहता हूं, अंकल पेरेंट, मैनेजमेंट, शाहिद साहब, सरकार, सबून साहब, माफ कीजिए मैं छोटा सा बच्चा हूं, मुझ पर अपने नजर से मत देखिए, मुझे जीने दीजिए, मुझे खिलने दीजिए। मुझे खिलने के लिए सिर्फ थोड़ी सी घास चाहिए, थोड़ी सी चिड़िया चाहिए, एक आध किताब भी चाहिए, अपने अपने हिसाब से मुझ पे किताब भी दे दीजिए। लेकिन अगर मेरा मन ना हो किताब पढ़ने का, मुझसे पूछिए ना किताब पढ़ोगे, कितनी पढ़ोगे, मैं कहूँगा 1। मुझसे पूछिए ना कि फीस कितनी, मैं कहूँगा इतनी कि मेरी मैम को पैसे मिलने चाहिए। मुझसे पूछिए, बच्चे के हिसाब से पूछ के देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है। आप सब बड़े बड़े लोग, वही मैंने कहा, पायल के गमों का होश नहीं, झनकार की बातें करते। सो ऑल द एजुकेशनिस्ट हु थिंक दैट दे हैव अ पार्ट टू प्ले इन चाइल्ड्स एजुकेशन, इसमें मैं टेक द चाइल्ड्स ओपिनियन। इसमें ये सवाल जो यही करा था, जैसे भी आप लोग कहेंगे बच्चे को क्या मालूम, वो ना, उसको बहुत मालूम, उसको सब पता। नहीं, इसमें जैसे जो एजुकेशनिस्ट की बात करूंगा, जैसे भी धर साहब ने ये लिखा, ये जब सारी ये चीजें हुई, उन्होंने कमेंट तो ये सेल्फ करेक्शन, बिल्कुल ये सेल्फ करेक्शन जो होनी चाहिए कि इतने सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं या स्कूल जो चला रहे हैं, ये लोग आके क्यों नहीं बताते कि ये जो पढ़ाई का सिस्टम है ये सब गलत चल रहा है या प्रॉब्लम चल रही है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, मैं आप इसमें 2-4 बड़े पॉइंट्स बताना चाहता हूं। जैसे मैंने एम्प्लॉयबिलिटी का आपको एक बताया था, आपने खुद एक नोटिस किया था एक जगह जहां हम टीचर्स का इंटरव्यू ले रहे थे, एक बहुत सिंपल सा सवाल था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या फ़र्क है, और आपने देखा था कि ज़्यादातर टीचर्स को इतना भी नहीं मालूम है। अगर हम देखेंगे कई सरकारी स्कूलों के जब वो किया तो 8वीं 9वीं के बच्चे को एक सेंटेंस भी लिखना नहीं आ रहा था। अभी भी ज़्यादातर ग्रेजुएट्स अपनी एप्लीकेशन तक भी प्रॉपरली नहीं लिख पाते हैं, और ये आप सबसे एक जो बड़ी एक प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं कि 15-16 साल पढ़ के भी, अंग्रेजी पढ़ के भी लोग अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों हम कर क्या रहे हैं? प्राइमरी स्कूल, दर साहब ने सवाल उठाया है, प्राइमरी स्कूल आप बता दीजिए, प्राइमरी स्कूल ट्रेनिंग कितनी है? जी,
सरकारी में प्राइमरी स्कूल लेवल पे ट्रेनिंग कितनी हो रही है जम्मू कश्मीर। कुछ उन्होंने लिखा है, कुछ बीएड कॉलेज जिसमें एक हम लोग का भी चल रहा था मैडम सोस का, बट सब किन्हीं हालातों क्यों बंद हो गए? फाइनेंशियल क्राइसिस और क्रंच हुआ ना, अभी तो बंद हुए, वरना किसे शौक है कि एजुकेशन चल रही है, भीड़ आ रही है। पर ट्रेनिंग्स को लेके तो मैं एक चीज देखता हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग्स के लिए खर्चा कौन कर रहा है? जैसे स्कूल्स भी हैं, वो स्कूल्स भी तो ट्रेनिंग के लिए नहीं खर्चा कर रहे हैं, बहुत ही कम है जो स्कूल्स अपने टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे सर हैं। काश हमारा आपका ये जो बातचीत है, ये बहुत सारे पेरेंट्स देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखें, बहुत सारे बच्चे देखें। और वक्त तो कम है, तो मैं सारी ज़िंदगी ये देखता रहा कि सारे सेमिनार जो 200-300 मैंने अटेंड किए ज़िंदगी में, उसमें कभी मैनेजमेंट का आदमी आके नहीं बैठता था, क्योंकि वो स्कूल के मालिक होते थे। नहीं, स्कूल के मालिकों को तो अब बहुत आगे आके बैठना चाहिए, और टीचर और मैनेजमेंट और ये सब लोगों को एजुकेशन को एक नए अंदाज से देखना चाहिए। तभी आप जो फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया ना, फिनलैंड हो, जर्मन हो, या बाहर की एजुकेशन हो, सन 1974 की जिक्र कर लूँ मैं छोटा सा मुख्तसर, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है। मैं बड़ा जवान सा टीचर हुआ करता था उस जमाने में, घुसा ही था एजुकेशन में। तो मिशनरी स्कूल का डोमिनेशन हुआ करता था। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ, वहाँ सेंट मेरी स्कूल जो था, वो जैसे यहाँ मेलिंसन या बिस्को है, यही लोग जानते हैं और यही अंग्रेजी सिखाते। फिर हल्के 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 प्राइवेट जयपुरी आया, जहाँ मैंने 12 साल काम किया। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि कपड़ा की मिल चलाते थे, स्वदेशी कॉटन मिल, राजा राम जयपुरिया जी, उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो अपनी ज़मीन पे उन्होंने स्कूल बनाया। हो सकता है उनका नज़रिया पैसे का रहा हो, लेकिन मैंने देखा उस वक्त नहीं था, उस वक्त सेवा थी। और उन्होंने बेसिकली मिशनरी स्कूल की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी। वो चेंज आया जो आप बात कर रहे थे ना, और इसी तरीके से चेंज आता गया। अब ये कश्मीर में जो भी था वो मेलिंसन और बिस्को ही चाहता था, लेकिन अब आप देख लीजिए हमारे डीपीएस, पंथा चौक के डीपीएस में, आप अभी थोड़ा वक्त देख लीजिए, गुजरने दीजिए, जो नई चेन आ रही है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा किस तरीके से आएगी। और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, आप ये देखिए ग्रीन वैली है, मैं कभी ज़्यादा गया नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है वहाँ के बच्चे देखे मैंने, और स्कूलों के बच्चे देखे मैंने, पैरामाउंट के बच्चे देखे, बहुत सारी गलियों के स्कूल के बच्चे। तो वो तो इंडिविजुअल लोगों पे डिपेंड करता है सर, सबको मिलजुल के इसका जवाब देना पड़ेगा। किताबें लगे ना लगे, ट्रेनिंग उसका सवाल का जवाब यही है जो सरकार ने, कि भाई किताबें हटाओ ज़रूर, बच्चों की वो जो पुरानी थ्योरी ऑफ एजुकेशन हैं, जो जनरल बातें होती हैं, वो सब पे ज़रूर ध्यान दो, लेकिन टीचरों को तो ट्रेन करो। टीचरों को ट्रेन कैसे करोगे भाई? आपको पता है 60-70%, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इस वक्त कश्मीर में टीचर अपने घर से बैठी हुई बना रही है, लेसन दे रही है, उसको ये भी नहीं पता इस महीने की तनख्वाह पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तो जो पेरेंट और जो सरकारी अधिकारी हैं, किसी ने बात की? आज आपने मुझसे ये दफ्ती नफ्स पे मास्टर की नफ्स पकड़ ली तो मैं बोल पड़ा हूँ, है ना? बिल्कुल। हाँ। देखिए, तो अभी एक अगर हम बात करें कोरोना की, तो ये एक टेम्पररी मुद्दा है, लेकिन जो आप बात कर रहे थे, जिस ऑर्डर की अभी बात कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग्स करना। और अभी शहर की तो बात अलग है, गांव और बाकी जो सरकारी स्कूल हैं वो इसके साथ कैसे मैनेज कर पाएंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और मेरे जैसे लोग जो कि ट्रेनिंग पे इतनी बात करते हैं, और हमें थोड़ा बहुत हम लोग ने इधर उधर मुंह मार के सीख भी लिया है कि टीचरों को किस लेवल पे लाना है। मैं तो कहता हूं आप शुरू कीजिए और मैं आपका साथ दूंगा। नहीं, बिल्कुल, ट्रेनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें मुझे लग रहा है कि स्कूल्स भी इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे और भी इदारे कर रहे हैं। ये बातें बहुत लंबी हैं और बहुत देर तक चलती रहेंगी। आज के लिए पर हम आज इसको यहीं पर इख्तिताम पे लाते हैं। जो जितना भी इंटरव्यू है उसको समअप कर दूं। आपने कहा सरकार ने जो नर्सरी और उस पे किताब पे लगाया है, सरकार का नजरिया सही है। सरकार क्या, हर एक का होना चाहिए, छोटे बच्चों को इतनी सारी किताबों की क्या जरूरत है, लेकिन वो जो टीचर जो है फिर वो इस लायक हो, आपकी वो ट्रेनिंग वाली बात कि वो उसको 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे 8 पीरियड होते हैं, क्योंकि उसको जाना बस में ही है, और 12th क्लास बड़ी दीदी जो है वो 3 बजे ही छूटेगी, तो तब तक कैसे इन्वॉल्व रखे, उसके लिए बहुत सारे उसके पास टूल्स हो, हथियार हो, एक्सपीरियंस हो, इमेजिनेशन हो, और वो सब आपकी ट्रेनिंग से ही आएगा। बिल्कुल। और मैं जो भी इसको इख्तिताम पे लाना है, लेकिन ये भी डिस्कशन ख़त्म नहीं होगी। हम महफूज साहब को दोबारा भी इसके लिए हम रुजू करते रहेंगे, और उनके साथ दोबारा ये बातचीत हमारी कंटिन्यू रहेगी। आज के लिए हम आज की बात इतनी ही रखते हैं, और अगले एपिसोड में हम बहुत जल्दी मिलेंगे और महफूज साहब के साथ इसी बात पर होंगे। आप कितने ही तीखे सवाल करेंगे एजुकेशन के बारे में, तो मैं उन शूलों की भी बात करूंगा, लेकिन सच बात तो ये है
कि मैं उनका साथी हूँ, फूलों की बात करूँ। जी बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। तो इस शेर के साथ हम इस प्रोग्राम को अभी इख्तिताम पे लाते हैं और अगले हफ्ते हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।